तो बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। बीजेपी के चिन्ह के साथ उन्हें ये चादर उड़ाई जा रही है। सुषमा स्वराज बीजेपी की प्रखर नेता, प्रखर वक्ता अब सिर्फ यादों में रह गई हैं। दिल्ली का ये बीजेपी दफ्तर है जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज, हर एक कार्यकर्ता मौजूद हैं। 1952 और 2019 अंतिम सफर पर है सुषमा स्वराज। दोनों हाथ जोड़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे यहाँ उनका पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, तमाम बीजेपी के नेता सुषमा स्वराज को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए सुषमा स्वराज संकट मोचक रही। अभी तक 90,000 लोगों की मदद उन्होंने की है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सुषमा स्वराज हर एक भारतीय के साथ खड़ी रहीं। विदेश मंत्री के तौर पर उनका स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत की आवाज़ बुलंद की है। 2:30 बजे तक बीजेपी दफ्तर में पार्थिव देह उनका रखा जाएगा। दुनिया की सबसे ताकतवर राजनीतिक महिला के तौर पर उनकी पहचान है। दुनिया भर से, अलग अलग देशों से श्रद्धांजलि का दौर चला है। तमाम देशों के प्रतिनिधि सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं, अनुभव साझा कर रहे हैं। दुनिया की सबसे चर्चित महिला नेता रहीं सुषमा स्वराज। कल दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली और अब पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अंतिम यात्रा है। अनंत में विलीन होने जाएंगी सुषमा स्वराज। सांसों की गठरी छोड़ चली गई हैं। देह बचा है जो अंतिम संस्कार के बाद अनंत में विलीन हो जाएंगी। बीजेपी की बुलंद आवाज़ ऐसे तो सदियों तक गूंजती रह जाएगी, लेकिन आज ये आवाज़ खामोश हो गई है। अब सिर्फ यादों में है ये प्रखर वक्ता। महज 25 साल की उम्र में न सिर्फ विधायक बल्कि मंत्री के तौर पर राजनीतिक कुशलता का, क्षमता का उन्होंने परिचय दिया। एक वकील से राजनेता तक का सफ़र, एक छात्र नेता से विदेश मंत्री तक का सफ़र। भारतीय राजनीति में सुषमा स्वराज एक ऐसा नाम है जो भारतीयता की पहचान है। राजनीति की वो सकारात्मक पराकाष्ठा है जो राजनीति में और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दोपहर 3 बजे सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ये तस्वीरें दिल्ली बीजेपी दफ्तर से, जहां अंतिम दर्शन के लिए सुषमा स्वराज का पार्थिव देह रखा गया। 1996 में पहली बार लोकसभा पहुंची। वाजपेयी सरकार में मंत्री बनी। 13 दिन की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज ने जिम्मा संभाला। और जब ये 13 दिन की सरकार में जो राजनीतिक और संसदीय अस्थिरता का माहौल देखने को मिला, उसके बाद सरकार जब चली गई तो सुषमा स्वराज का जो भाषण संसद में जिसने भी सुना, सुषमा के भाषण क्षमता के कायल हैं। पक्ष विपक्ष
सभी उनके व्यक्तित्व के मुरीद रहे। और ये तस्वीरें सभी तमाम दिग्गजों का आना जाना लगा हुआ है। बीजेपी दफ्तर में सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जयाप्रदा को आप देख सकते हैं। जयाप्रदा सुषमा स्वराज को दोनों हाथों से नमन कर रही हैं। श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए जा रहे हैं। उन्नीस सौ 1990 में पहली बार राज्यसभा पहुंची दुनिया की सबसे चर्चित महिला नेत्री के तौर पर सुषमा स्वराज ने अपनी पहचान बनाई है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सुषमा स्वराज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन में उन्होंने जब भाषण दिया तो पाकिस्तान भी थर-थर कांपने लगा। सीधे तौर पर आतंकवाद की फैक्ट्री कहकर पाकिस्तान को संबोधित किया था पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। यूएन को ये भी संदेश दिया, भारतीय संस्कृति का परिचय उन्होंने दिया कि दुनिया परिवार है और इसे एक परिवार की तरह चलाना है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश वो यूएन में लेकर गई। और भारत और भारतीयता की पहचान क्या है, महत्व क्या है भारतीयता का, ये सुषमा स्वराज ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने उत्कृष्ट भाषणों के माध्यम से बताया है। सियासी सफ़र सुषमा स्वराज का हरियाणा से शुरू हुआ। हरियाणा की ही उनकी पैदाइश है, हरियाणा में ही उनका जन्म हुआ। 1952 में पहला चुनाव 1977 में लड़ा। महज 25 साल की उम्र में न सिर्फ विधायक बनी बल्कि अंबाला सीट से चुनाव जीतकर देश की सबसे युवा विधायक होने के साथ कैबिनेट मिनिस्टर भी बनी सुषमा स्वराज। किसी भी राज्य की सबसे युवा मंत्री नहीं थी सुषमा स्वराज। और आज उनकी अंतिम यात्रा में तमाम दिग्गज उमड़े हैं। नेता कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुझे पूरे देश को पहुंचा है। सुषमा जी के व्यक्तित्व के बारे में संक्षेप में कुछ भी कहना संभव नहीं है। एक बहुत लंबे समय तक हम लोगों का रिश्ता रहा। जब मैं कांग्रेस का प्रवक्ता था, वो भाजपा की प्रवक्ता थी, तब हम लोग एक दूसरे के नज़दीक आए। उन दिनों दोनों पार्टी से एक एक प्रवक्ता ही होते थे, तो रोज़ हम लोगों का डिबेट में आमना सामना होता था और उसके बाद एक साथ बैठना होता था। और तब से जो संबंध बना, उन्होंने मुझे भाई और मैंने उनको बहन करना चालू किया, वो संबंध लगातार बना रहा। राज्यसभा में वो आई तब मैं भी राज्यसभा में था और फिर उसके बाद से लगातार हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे, पारिवारिक संबंध बन गया। मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उनके योगदान को याद करना चाहता हूँ। जो यहाँ एम्स की स्थापना हुई, मैं मुख्यमंत्री था, रमेश वैस सांसद थे और वो स्वास्थ्य मंत्री थी। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं अब दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर एम्स की स्थापना कर रही हूँ, तुम्हारे रायपुर में भी कर रही हूँ। मुझे अजीत कहती थी, अजीत तुम्हारे रायपुर में भी कर रही हूँ, ज़मीन अच्छी दे देना। तो मैंने उनसे कहा कि ज़मीन नहीं, मैं आपको पूरा अस्पताल ही दूंगा, शर्त यह है कि पहले दिन से आप एम्स यहाँ चालू कर दीजिए। तो बड़ी खुश हुई, बोली क्या अस्पताल दे रहे हो? मैंने कहा यहाँ जो टीबी अस्पताल है, अब तो टीबी का इलाज कहीं भी संभव है, बहुत बड़ा कैंपस है, आपका एम्स बहुत अच्छे से वहाँ बन जाएगा और उसमें आप तत्काल उसको चालू कर देना। और फिर वो अपनी सुविधा के अनुसार तिथि निश्चित की। उन्होंने रमेश वैस, हम लोगों ने शिलान्यास किया और गर्व की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि उनके कारण दिल्ली के बाद जो पहला एम्स चालू हुआ वो रायपुर का एम्स था, क्योंकि हमने पूरा भवन ही दे दिया। दूसरी जगह तो ज़मीन मिली
तो भवन बनाने में टाइम लगा, पर हमने भवन ही दे दिया और अस्पताल दे दिया। तो एम्स को चालू कराने में जो उन्होंने रायपुर का जो एम्स है वो सुषमा स्वराज जी की स्थायी यादगार बना रहे। मेरा तो उनसे रिश्ता काफ़ी पुराना है। वो मेरे फादर के साथ भी काम करती थी जब मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे। 1999 से 2002 में जब सॉलिसिटर जनरल था, बहुत उनके करीब से काम किया बहुत मामलों में, और तब से मेरा एक जैसे बड़ी बहन का रिश्ता बन गया था। मेरा कोई निजी प्रॉब्लम भी हो जाके उनकी सलाह करूँ, मशवरा करूँ, वो हमेशा she was always there for me। और कल भी हरीश साल्वे को आप सुन रहे थे। कुलभूषण जाधव का केस हरीश साल्वे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ रहे हैं, वो भी महज 1 रुपए फीस में। कल से ये बातें हरीश साल्वे कह रहे हैं कि उनकी बात सुषमा स्वराज से हुई थी। कल ही उनकी बात हुई रात को करीब 7:45 बजे, और उन्होंने हमेशा मजाकिया लहजे में कहा है कि उनकी 1 रुपए की फीस नहीं दी गई है। तो सुषमा स्वराज ने कहा कि वो भारत आए और अपने 1 रुपए फीस ले जाएं। तो हरीश साल्वे विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज के साथ उनके भी अच्छे अनुभव रहे। चूंकि हरीश साल्वे एक वकील हैं, सुषमा स्वराज उनके पति भी वकील रहे। तमाम वो लोग जो सुषमा स्वराज को बेहद करीब से जानते हैं, उनकी आज आंखें नम हैं, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, या सुषमा स्वराज के राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी। छह राज्य हैं जहां सक्रिय राजनीति सुषमा स्वराज ने की। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। हरियाणा से उनका सियासी सफर शुरू हुआ। हालांकि छात्र नेता के तौर पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही राजनीति में पदार्पण कर लिया था, लेकिन असल शुरुआत उनकी 1977 में हुई, जब सुषमा स्वराज ने आपातकाल के दौरान भी इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। हरियाणा में जब चुनाव हुए तो अंबाला सीट से उनको विधायकी का टिकट मिला। न सिर्फ विधायक बनी बल्कि मंत्री भी बनी 25 साल की उम्र में। दिल्ली में 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में सुषमा स्वराज दक्षिणी दिल्ली से सांसद बनी थी। 13 दिन के अटल जी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री थी। तब श्रेय जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दूरदर्शन में कराने की पहल सुषमा स्वराज ने ही की थी, श्रेय उनको जाता है। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा बनी तो वो दोबारा मंत्री बनी, लेकिन इस्तीफा देकर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। फिर दिल्ली का जिम्मा सुषमा स्वराज ने संभाला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2000 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुनी गई। उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ जब 2000 में उत्तराखंड अलग बना तो वो बतौर राज्यसभा सदस्य वहां भी सक्रिय रही। कर्नाटक दक्षिण में बीजेपी की पकड़ हमेशा से कमजोर देखी गई। उस दौर में सुषमा स्वराज ने वो रिस्क लिया। 1999 में उन्होंने बेल्लारी से लोकसभा सीट से तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में वो खड़ी हुई। हालांकि हार गईं, लेकिन बीजेपी की एक छाप दक्षिण भारत में भी सुषमा स्वराज ने छोड़ी। एक उपलब्धि ये भी है कि कर्नाटक के बेल्लारी लोकसभा सीट में उन्होंने सिर्फ 12 दिन ही प्रचार किया था, लेकिन महज 7% वोट से ही सोनिया गांधी से वो हारी थी। अब बारी आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश
को भी सुषमा स्वराज का प्यार मिला है। 2009 और 2014 में विदिशा से लोकसभा चुनाव जीती हैं सुषमा स्वराज। 2014 से 2019 तक वो विदेश मंत्री रहीं। मध्य प्रदेश के संसदीय क्षेत्र से जीतकर और दुनिया भर में भारतीयों को उन्होंने एक ट्वीट पर मदद मुहैया कराई। और स्वास्थ्य कारणों के चलते 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। मीडिया को ये बात बताई कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। अंतिम सफर पर सुषमा स्वराज हैं। 3 बजे सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारतीय राजनीति का एक अध्याय खत्म होने जा रहा है। एक ऐसी महिला नेत्री जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयता की पहचान को और पुख्ता किया है। बीजेपी दफ्तर में उनका पार्थिव देह रखा गया है, जहां तमाम नेता कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि उन्होंने दी। इसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि दी। जयाप्रदा ने श्रद्धांजलि दी। तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज बड़ा काम हुआ है कि अभी तक आंगनवाड़ी सेंटर्स को केवल खाना खिलाने का सेंटर के रूप में देखा जाता था। अब वो एक तरह से प्ले स्कूल होगा जहाँ पे बहुत सारा एक करिकुलम। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। काफी दुखद इस समय को बताया गया है। लगभग 4 दशक से भी ज्यादा भारतीय राजनीति में सक्रिय महिला नेत्री सुषमा स्वराज। सफर देखिए, चाहे वो जिंदगी का हो या सियासत का, ये सफर उनका संपूर्ण रहा है। 25 साल की उम्र में विधायकी और मंत्री के तौर पर सफर शुरू करने वाली सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री के तौर पर रिटायर हुई और राजनीति से उन्होंने जैसे ही संन्यास लिया। हालांकि उनका ऐसे जाना सभी के लिए हतप्रभ करने वाला है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता और आम जन जो सुषमा स्वराज के व्यक्तित्व से परिचित हैं, उनकी संवेदनशीलता से परिचित हैं, उनका कहना है कि अभी उनके जाने का वक्त नहीं था, लेकिन एक संपूर्ण जीवन, एक संपूर्ण राजनीतिक सफर, एक संपूर्ण जिंदगी का सफर सुषमा स्वराज ने तय किया है। चाहे वो पारिवारिक तौर पर हो, राजनीति के तौर पर हो या देश सेवा के तौर पर, एक देश प्रेमी के तौर पर भी सुषमा स्वराज ने हमेशा अपनी मौजूदगी पुख्ता तौर पर दर्ज कराई है। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। पूरा देश शोक स्तब्ध है। सबको रुलाकर रुखसत हो रही हैं सुषमा स्वराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आंखें नम हो गई। तीन बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। बीजेपी मुख्यालय में अभी श्रद्धांजलि का दौर चल रहा है। सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के
झंडे से ओढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। संदेश यही कि बीजेपी की एक सच्ची कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता सुषमा स्वराज रहीं। ये श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, अंतिम सफर में ये अंतिम चोला जो ओढ़ाया जाता है, ये सम्मान का भी प्रतीक है और यादों का भी प्रतीक है, अनुभवों का भी प्रतीक है और व्यक्तित्व के महत्व का भी प्रतीक है। देश के अलग अलग इलाकों में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये एक ऐसी ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां उनके फोटो पर माला, तस्वीर पर माला लगाकर लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर दिवंगत आत्मा को शांति मिले इसकी कामना कर रहे हैं।